तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपके सामने देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर कि आज हम जो है बात करने वाले हैं पेपर 2 का पार्ट ए, है ना। पॉलिटी जो है पेपर 2 की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, है ना। तो सामने क्वेश्चंस है, ये चेतन मीना की टेस्ट सीरीज है। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, आप लोग क्या करते हो ना, हमेशा ये देखते हो कि भाई कब की टेस्ट सीरीज है, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, डेट तो नहीं है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ तो पहली बात मैं लाऊंगा नहीं आपके सामने कि आपको जिसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम 2019 2018 वाली इतनी पुरानी हो, ऐसी तो मैं खुद ही नहीं लाऊंगा, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो स्टैटिक का पार्ट है ना भाई, पॉलिटी, इसमें क्या चेंज होने वाला है, इसमें क्या चेंज होगा। इसमें तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा सकें, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, वो ज़्यादा फायदेमंद है, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं तो कह रहा हूँ 2020 से लेकर अभी 23 तक की सारी टेस्ट सीरीज लगा मारो, जितनी इंस्टीट्यूटों ने जितनी जितनी निकाली है। फ़ायदा अपना ही है, उससे कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। आप ये सोचते हो कि नहीं 2023 की चले वही लगानी है, 2000 अभी रनिंग चल रही है वही लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 की भी लगाओ। स्टैटिक पार्ट कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। हाँ, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि यार देखो, अगर वीडियो सही लगा करे तो प्लीज़ उसको शेयर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को पहुंचा दिया करो, है ना। बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है कि मैं उन्हें टेलीग्राम में अपडेट नहीं कर पाता हूं अपने ग्रुप पर, तो आप वहां चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको निरंतर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ठीक है। अब तो हो गई ये वाली बात। अब आपके आ जाते हैं इधर टेस्ट पर। पेपर 2 के पार्ट ए की बात हो रही है। हम पहले 3 मार्कर यानी कि 2 मार्कर की बात करेंगे, फिर हम 5 मार्कर की बात करेंगे, और 11 मार्कर की बात तो हम करते नहीं हैं, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हम उसके लिए एक अलग सी वीडियो कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन लिखिए। जो मूल ढांचा है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में लिखना है, और ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है सर। तो 24, 25, 26 और 29 के जो संविधान संशोधन हुए हैं वो मूल ढांचे से संबंधित हुए हैं। 24वां संविधान संशोधन याद आ रहा है इंदिरा गांधी के समय, 25वां, 26वां और 29वां जो संविधान संशोधन है तो वो हुआ है मूल ढांचे से संबंधित है। केशवानंद भारती और गोलकनाथ मामले को चुनौती दी गई, किसमें? उपरोक्त इन संशोधनों में। जो केशवानंद भारती और गोलकनाथ के जो मामले थे उनको चुनौती दी गई इन संविधान संशोधनों के तहत, जिसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो अपने को यार उतना ही लिखना है कि 3 मार्कर के हिसाब से। तो ये सारे संविधान संशोधन हुए, कौन सा? 24, 25, 26 और एक 29वां संविधान संशोधन। अब ये क्या किए गए? तो भाई सरकार ने क्या किया, इन संविधान संशोधनों के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था गोलकनाथ केस में वो, और एक केशवानंद भारती केस, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस केस है यार। केशवानंद भारती अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है ना। केरल के एक मठाधीश थे ये। तो इनके जो मामले आए कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पर जो निर्णय दिए उसके अगेंस्ट जो है सरकार ने इसमें संशोधन कर दिए। तो ये हैं बेसिक स्ट्रक्चर के संशोधन, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। केशवानंद भारती उसमें ही तो बोला ना सरकार ने कि केशवानंद भारती केस में तो कि भाई एक मूल ढांचा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता, मतलब उसमें कोई भी नकारात्मक संशोधन सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है, चाहे वो संविधान संशोधन के तहत हो चाहे किसी भी संशोधन के तहत हो। लेकिन मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में संसद जो है संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, ये मूल ढांचा। और मूल ढांचा क्या है? तो भैया वो इन्होंने हाल की नहीं बताया था, अब तो बहुत सारी हो गई हैं, बहुत सारी धीरे धीरे केस आते जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बताता चलता है ये मूल ढांचा है, ये मूल ढांचा है। तब उस समय नहीं बताया था इन्होंने कि मूल ढांचे की परिभाषा तब नहीं दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति का प्रावधान क्यों रखा गया है? तो भारत का संविधान संघीय संविधान है, जिसमें केंद्रीय और राज्यों के हितों में संतुलन को बोला गया है कि संतुलन रखा जाएगा। जब भी केंद्र राज्य संबंध में आता है ना, संतुलन बेसिक सी है। हाँ, माना कि संघ की ओर ज़्यादा झुकाव है, लेकिन फिर भी संतुलन तो बनाए रखते हैं। जब भी राज्य के हितों से संबंधित मामलों पर संशोधन की बात होती है तो 2 राज्यों का प्रस्ताव भी आवश्यक बन जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसे मामलों में राज्यों की सहमति सुनिश्चित की गई ताकि संघ का जो मूल रूप है वो बना रहे, ठीक है। ये इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं, इजी था, समझ में आ गया होगा। अब देखो कॉलेजियम व्यवस्था। देखो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है कि कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के माध्यम से विकसित एक प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और उनसे संबंधित जो भी मामले हैं उनको देखती है कॉलेजियम प्रणाली। कौन से? सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में जो मतलब जो न्यायालय होते हैं, मतलब जो नियुक्तियाँ होती हैं, उनसे संबंधित मामलों को कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा देखा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 217, 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में और 217 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्रमशः न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 124 में बोला गया है ना कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा,
217 में बोला गया है, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में बोला गया है, 100 इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसमें हाई कोर्ट के बारे में बोला गया है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है ये अनुच्छेद। इसकी स्थापना 3 जजों से मिलकर होती है। तो कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना में कितने पैनल के जज बैठते हैं? 3 जज मामलों से जुड़ी हुई है। इसकी स्थापना 3 जज मामलों से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए पात्रता बताओ, है ना। तो जी अमिताभ कांत साहब जो नीति आयोग के जो अभी है क्या यार, हट गए हैं? अमिताभ कांत थे ना सीईओ नीति आयोग के, हट गए क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हैं या फिर वो हट गए। सॉरी। सीईओ कौन है? भारत सरकार का जो है भाई सचिव रैंक का, सेक्रेटरीट रैंक का जो अधिकारी है वो होता है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए उनका नियुक्ति की जाती है। जो वर्तमान सीईओ अच्छा BR सुब्रमण्यम साहब हैं, अमिताभ कांत साहब जो हैं वो हट गए हैं, अमिताभ कांत जो हैं वो हट गए हैं, अब नहीं हैं, और अब हो गए हैं BR सुब्रमण्यम साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के बारे में बताओ। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन के मध्य राजस्थान के गांव में श्रमिकों और किसानों के साथ जो कार्य करता है, इसकी स्थापना मतलब राजस्थान के जो गांव वाले क्षेत्र हैं उनमें श्रमिकों के साथ जो है ये किसान संगठन काम करता है, तथा इसकी जो स्थापना है वो 1990 में की गई थी क्षेत्रीय लोगों के कल्याण के लिए। इसमें भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई है। जो RTI एक्ट है 2005 का, भारत में सूचना का अधिकार जो अधिनियम है उसको पारित कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो निभाई है मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका कि नृजातीयता क्या है। अब नृजातीयता समझ लो, तो ये तो ना नृजातीय तो मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि जब हम 3rd यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, यानी यूनिट 2 के बारे में बात करते, जो मैंने एक टेस्ट से बनाया है उसके बारे में, तब भी मैंने नृजातीयता का अर्थ बताया था, वहाँ पे इसकी परिभाषा भी बताई थी। तो व्यक्तियों के एक ऐसे समूह को नृजातीय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कुछ ऐसी विशेष जो जातियाँ होती हैं जो कि उन्हें समाज के अन्य समूहों से अलग करती हैं ना, विशिष्टता प्रदान करती हैं। ऐसे समूह का अपना एक अलग ही विशिष्ट सांस्कृतिक व्यवहार होता है। तो बहुत सारी जातियाँ नृजातियाँ, ट्राइबल कम्युनिटी आती है, सिख वगैरह, ये सब नृजातियाँ मतलब एक विशेष जाति जो उनकी सांस्कृतिक जो खान पान है, रहन सहन है ना, जो सारी चीज़ें वो अलग होती हैं, विशिष्ट होती हैं। अभी कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 को बताइए। अब देखो 3 मार्कर में लिखना है, 5 मार्कर के हिसाब से डेवलप किया गया क्वेश्चन को, लेकिन आपको लिखना है 3 मार्कर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 मार्कर में अच्छे से आप इतना कंटेंट लिख के आओ कि आराम से आपका वो जो चीज़, वो जो आपकी लाइन रहती है ना तीनों, वो थोड़ी भरी भरी सी लगे, ऐसा लिखे आया करो। भरी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपने एकदम पुष्ण कर दिया, वो नहीं है ना, बहुत साफ सुथरा हो, अच्छा हो, लेकिन कंटेंट ऐसा लगे कि हाँ 3 नंबर के लायक है। यह चुनाव के संचालन को नियंत्रित करता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 यह सदन की अध्यक्ष सदस्यता हेतु योग्यता और अयोग्यता को निर्देशित करता है। माइक कहाँ गया भाई, गिर गया क्या? निर्दिष्ट करता है। यह भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों को रोकने को प्रावधान करता है। यह चुनावों से उत्पन्न होने वाली संदेह और विवादों को निपटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। कौन सा? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, इजी समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि समुदाय आधारित संगठनों का बताओ। CBO, अब देखो NGO और CBO है ना, तो CBO NGO स्वयं सहायता समूह, ये वहाँ गए हैं हम लोग, ठीक है। तो CBO समुदाय आधारित संगठन है। ये क्या है भैया? एक नॉन प्रॉफिटेबल यानी गैर लाभकारी संगठन है जो निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने यानी कि जन कल्याण के लिए काम करता है स्थानीय स्तर पर। समुदाय आधारित संगठन, एक समुदाय बहुत बड़े समाज के संगठन होता है जो कई लोग मिलकर संगठन बनाते हैं, और ये नॉन प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है, जो अपने एक समुदाय के विशिष्ट लोगों को, समाज के लोगों के लिए जन कल्याण का काम करता है, यानी कि समाज के कल्याण का काम करता है। ये होता है CBO समुदाय आधारित संगठन। इनग्राम क्या है? अब इनग्राम क्या है? इनग्राम एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र है जो कि उपभोक्ता शिकायतों को सुनने, सलाह देने एवं निवारण करने हेतु उपभोक्ता मामलों विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इनग्राम क्या है? शिकायत निवारण तंत्र है जो कि उपभोक्ता के शिकायतों को सुनता है तथा उन्हें सलाह देने एवं उनके निवारण करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब मंगल प्रभात, देखो मंगल प्रभात क्या है? तो मंगल प्रभात महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसे दत्तात्रेय बालकृष्ण
कालेलकर के द्वारा लिखित प्रस्तावना के साथ 1958 में उनके मरने के बाद यानी मरणोपरांत प्रकाशित किया गया। तो इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है? इसकी प्रस्तावना लिखी है बालकृष्ण कालेलकर के द्वारा, और महात्मा गांधी की डेथ के बाद उनकी ये जो पुस्तक थी मंगल प्रभात, जिसे प्रकाशित किया गया 1958 में। ठीक है, अब महात्मा गांधी की डेथ कब हो गई थी? अच्छा देखो, मैं थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। पता है क्या यार, राम मनोहर लोहिया साहब का नाम सुना है आपने? तो पता क्या हुआ कि गांधी जी और राम मनोहर लोहिया मतलब गांधी जी के फॉलोअर्स थे। राम मनोहर लोहिया किस में नाम आता था? गांधी जी के फॉलोअर्स में नाम आता था। और चलो यार, मैं उनके बारे में ना मैं एक वीडियो लंबी सी बनाऊंगा, तभी बताऊंगा कि भाई गांधी जी उनसे क्या कहना चाहते थे। और 1-2 दिन डिले होते तब वो तीसरे दिन इस बात को फाइनली एग्री हो कि हम कल इस बारे पर बात करेंगे, और कल ही गांधी जी की डेथ हो गई। तो एक बहुत बड़ा राम मनोहर लोहिया को बहुत बड़ा पेन हुआ कि यार मुझसे वो कुछ कहना चाहते थे और मैं सुन नहीं पाया, और वो बात अधूरी रह गई। ठीक है, सेम चीज़ फिर गांधी जी की जो जो हरिजन उत्थान, या फिर कहें कि वो पूरा था ना कि उनका वो कि भाई समाज के जो एकदम जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए काम करना। तो सेम अम्बेडकर जी भी वही काम थे। तो राम मनोहर लोहिया जब अम्बेडकर जी के साथ जुड़े तो सेम वही चीज़ हुई कि 1955-56 में वो अम्बेडकर जी के साथ जुड़े और उन्होंने मिलके इसमें काम करना चाहा। तो वहीं पर फिर थोड़े ही टाइम बाद जुड़ने के अम्बेडकर जी की डेथ हो गई, है ना। 1956 6 दिसंबर 1956 को शायद अम्बेडकर जी की डेथ हुई। नेक्स्ट क्या होता है कि फिर वो जेपी नारायण से जुड़ना चाहते हैं 1967 में, इन लोगों की भलाई के लिए, है ना, समाजवाद के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो फिर जाके राम मनोहर लोहिया जी की डेथ हो जाए। तो एक बहुत बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट है ये, है ना। पता नहीं क्या हुआ। हो सकता है कि अगर ये चीज़ें में से कोई एक भी चीज़ पॉसिबल होती तो आज भारत की जो दशा है वो बहुत अलग होती, वो बहुत अच्छे लेवल पर होती और बहुत अलग होती। शायद समाजवाद बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर आया होता। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है यार, एक अच्छी सी बहुत मतलब बड़ी स्टोरी है और बहुत दुखमय स्टोरी है। तो चलो कभी बताएंगे, अभी फाइनली ये करते हैं। सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर, ये देखो लोहिया के बारे में आ गया। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाज परिवर्तन के 7 स्वप्न थे जिन्हें सप्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 2 मार्कर है ना भैया, ज़्यादा थोड़ी लिख सकते हो। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार था, नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। जयप्रकाश का नारा ही था वह कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, इंदिरा गांधी के लिए वो भी नारा था। अब यह पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत। तो पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत क्या है? पी से क्या है? नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजट, है ना। बी से बजटिंग, नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन तथा बजटिंग, ये पोस्ट कॉर्प को कहा जाता है। लूथर गुलिक ने दिया था शायद ये सिद्धांत। कार्य विभाजन से आप क्या समझते हैं? कार्य का विभाजन का तात्पर्य कि संपूर्ण कार्य को कुछ भागों में बांट देना तथा प्रत्येक भाग के कार्यों को अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया जाना है, इसको बोलते हैं कार्य विभाजन। इसका उद्देश्य अधिक व श्रेष्ठ कार्य करना है। कार्य विभाजन मतलब प्रत्येक कार्य को अलग अलग स्लैब में बांट देना और हर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग कार्य को किया जाना, है ना, वो है कार्य विभाजन। इसका उद्देश्य अधिक व श्रेष्ठ कार्य को करना है, यानी कि आपकी इफिशियंसी को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना, दक्षता को बढ़ाना, इसलिए कार्य का विभाजन किया जाता है। अब नवीन लोक प्रशासन का उदय और विकास में मील का पत्थर साबित हुई कोई घटना के बारे में बताओ जो नवीन लोक प्रशासन के विकास में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। तो प्रोफेसर हनी का प्रतिवेदन 1967 में नवीन लोक प्रशासन के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो है 1967 में, मीनोब्रुक सम्मेलन 1968 में, ये तीनों जो हैं, हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन और मिनीब्रुक सम्मेलन, देख रहे हैं उसी समय 1967, 1968, ये तीनों डेट याद रखिए। तीनों प्रोफेसर हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन और मिनीब्रुक सम्मेलन, मिनोब्रुक सम्मेलन, ये तीनों सम्मेलन जो है वो नवीन लोक प्रशासन के उदय में एक मील का पत्थर साबित हुए। एक महत्वपूर्ण योगदान इन तीनों सम्मेलनों का रहा है। अब देखो यहाँ क्या हो गए, यहाँ अपने 3 मार्कर कंप्लीट हो गए हैं 15। अब हमारे 5 मार्कर आने वाले हैं। नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी में देखेंगे। उदारवादी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए। अब देखो, नीति निर्देशक तत्व जो यानी DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, उसमें क्या है, कुछ गांधीवादी शब्द हैं, कुछ उदारवादी मतलब विचार हैं। तो इसमें से हमको उदारवादी विचारों को छांटना है। गांधीवादी जैसे ग्राम सभाओं का गठन, है ना, ये सब गांधीवादी हैं जो गांधी जी चाहते थे। ठीक है, कुटीर उद्योगों का विकास, ये गांधीवादी हैं। उदारवादी क्या है? तो हाँ, ये भी हो सकता है कि जो कुछ जो हो ना वो उदारवादी भी हों, गांधीवादी भी हों, दोनों भी उनमें विचारधाराएं शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं।
तो उदार उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व हैं। उदारवादी कौन से हैं? जो बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित जो मतलब विचार हैं उन्हें हम उदारवादी विचार कहते हैं। अनुच्छेद 44 जो है भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होती है तो वो जो है उदारवादी विचार है। समझ आ गया आपको कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का। अच्छा, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये किसने बोला? 44 पे संविधान संशोधन 44 में अनुच्छेद में, ये तो सबको पता है, लेकिन ये उदारवादी विचार है। अब 45 में क्या बोला गया है कि भाई 6 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूर्ण करने तक जो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था और देखभाल है और शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। अब आता है आपका कि भाई मतलब राज्य का कर्तव्य है। 48 आ जाता है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। तो कृषि एवं पशुपालन के लिए कौन सा है? आर्टिकल 48 है, लेकिन ये उदारवादी विचार है। 48A जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी उदारवादी विचार है। राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक की स्थापना करना, उनकी सुरक्षा करना, उनका स्थानों की रक्षा करना, राजलोक में न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो, और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करना। तो ये सारे के सारे जो हैं वो उदारवादी विचार हैं। तो देख रहे हो आप, लाइन से देखो 48 से, तो ये इधर से देख लो। ये तो पता ही है सबको किसमें क्या है, कृषि और पशुपालन है ना, आधुनिक वैज्ञानिक विधि का उसमें नवाचार करना। 48 में पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना। 49 में ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 में 41 में बोला गया कि भी अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा शांति स्थापित करना है ना, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो 48 से लेकर 51 तक हो गए ये, और 44 और 45 ये कौन से हैं? उदारवादी नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट आपका है कि ऐसे उच्च न्यायालयों के नाम लिखिए जो एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकारिता रखते हैं। तो भैया आपको पता ही होगा, ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं है, बहुत सारे तो आप ही बता दोगे कि भाई केरल जो उच्च न्यायालय है वो केरल और लक्षद्वीप के लिए भी है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है ना। तो ये तो आप लिख दोगे बहुत सारे, तो लिख दे फिर भी सुन लो। बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो अधिकारिता क्षेत्र है वो महाराष्ट्र तो है ही, संग संग दादर और नागर हवेली को भी देखता है। तो बॉम्बे महाराष्ट्र को तो देखेगा ही देखेगा उच्च न्यायालय जो बॉम्बे में है, लेकिन वो दादर और नागर हवेली को भी उसमें मर्ज करता है, मतलब वहाँ के मामलों को भी देखता है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो अंडमान निकोबार जो है, जो आइलैंड है, उसके मुकदमों को भी वो सुनता है। कौन सा? कलकत्ता हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु और पौंडीचेरी के मामलों को सुनता है। किसको? मद्रास हाईकोर्ट, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। और तो स्टेटों के अलग अलग हैं, यूटी आ जाती है इसमें शामिल होकर। गुवाहाटी हाईकोर्ट भैया असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उधर के सबके जो है वो सुनता है। असम में गुवाहाटी में जो हाईकोर्ट है वो असम, मेघालय, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों के जो है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट में है। किसके? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों का जो उच्च न्यायालय है, जो हाईकोर्ट है, वो है गुवाहाटी हाईकोर्ट। केरल उच्च न्यायालय मैंने पहले ही बता दिया, केरल और लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। पंजाब का, हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है वो पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़, इन तीनों को देखता है। पंजाब के भी मामले देखता है, चंडीगढ़ के भी देखता है तथा हरियाणा के भी देखता है। जम्मू कश्मीर का जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को संभालता है। तो ये हैं, मतलब कितने हाईकोर्ट हैं? शायद भारत में 25 हाईकोर्ट हैं, 25 हाईकोर्ट हैं, और एक से मतलब अधिक जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को संभालने वाले जो हाईकोर्ट हैं वो कितने हैं? तो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 हाईकोर्ट हैं वो ऐसे हैं जो कि एक से अधिक यूटी या राज्यों को संभालते हैं। 5 मार्कर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप उसको पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में अंतर करते हुए इनकी शर्तों को लिखिए। तो राष्ट्रीय दलों के बारे में बताइए और क्षेत्रीय दलों के बारे में बताइए, और इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसको भी आप समझाइए। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ राष्ट्र व क्षेत्रीय दोनों प्रकार की जो है प्रणाली है, दोनों ही दल काम करते हैं। राष्ट्रीय दल भी हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं। माइक चल रहा है ना? ठीक है। अब राष्ट्रीय दल कौन से हैं? तो जिन चुनाव आयोग किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान करता है। कौन आप प्रदान करता है? चुनाव आयोग प्रदान करता है। एक सेकंड इसे कम कर लूँ थोड़ा इसकी, ठीक है। चुनाव आयोग प्रदान करता है किसको? राष्ट्रीय दल की मान्यता। यदि वह 2 शर्तों से एक पूरी कर लेते, यानी कोई भी दल कोई 2 शर्तें उसे दी जाती है, जिनमें से अगर कोई एक भी वो पूरी कर लेता है तो चुनाव आयोग उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दे देता है। अब वो कौन सी है? तो देखो वो दोनों सुनो।
एक तो है कि भाई कोई भी 4 राज्यों में, यानी कि स्टेट में जो मतलब 28 राज्य हैं, उनमें से किसी भी 4 राज्यों में जो लोकसभा का जो उसकी वोटिंग है वो टोटल वोटिंग, मतलब कैसे समझाऊं मैं, देखो जैसे कि मान के चलो 100 करोड़ वोट डले पूरे, ठीक है, लोकसभा चुनाव में। अब उसके 100 करोड़ का 4% कितना होगा बताओ, 4 करोड़। तो 4 करोड़ वोट उस दल को मिलने चाहिए लोकसभा चुनाव में, तो आप उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे देंगे। समझ में आ गया, ये स्थिति है। तो 4 राज्यों के लोकसभा चुनावों में 4% मत अथवा सीटें सुनिश्चित करना है, समझ गए। वह विधानसभा चुनावों में 3.33 मत, विधानसभा चुनाव में कितने, विधानसभा चुनाव में 3.33 मत अथवा सीटें सुनिश्चित करना, ये विधानसभा चुनाव में इतने मिल जाए या फिर 4 राज्यों में लोकसभा में 4% मत मिल जाए, तो यहाँ पर उस दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। अब राष्ट्रीय दलों को अखिल भारतीय दल भी कहा जाता है। उनके कार्यक्रम, नीति, विचारधारा, रणनीति सब कुछ होती है। इन सब पर भैया उनका अलग से एक संविधान तक होता है, उसका एक मैनिफेस्टो तरह का सब चीज़ें होती हैं राष्ट्रीय दलों की। बताया जाता है कि आप किस किस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, सब उनको अच्छे से बता के रखना होता है। एक प्रोफेशनल अकाउंट देना होता है, सारी चीज़ें चुनाव आयोग लेता है। उसके बाद भी चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है कि वो मान्यता दे या ना दे। संगठनात्मक ढांचे को कायम रखने हेतु चुनाव लड़ने के लिहाज से वे देश के अधिकांश भागों में अपना अस्तित्व रखते हैं। तो ये है राजनीतिक दल। अब क्षेत्रीय दल क्या है, एक ऐसे दल उस भौगोलिक क्षेत्र तक, जिस एक भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, उसमें कुछ एक राज्य में ये जा सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ राज्य में, कुछ एक राज्य में जा सकते हैं। वे एक क्षेत्र विशेष की धार्मिक संस्कृति पहचान की रक्षा करने और उसका संरक्षण करने के लिए होते हैं। इसमें क्षेत्रवाद की बहुत ज़्यादा भावना होती है, क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वे किसी क्षेत्र की उपेक्षा के विषय पर भी सामने आ सकते हैं। अगर आप उस एरिया की भैया कोई बुराई कर रहा है, कुछ संसद में प्रतिनिधित्व सही नहीं है, तो भी वो सामने निकल के आ सकते कि वो मैं वहाँ का रिप्रेजेंटेटर मैं हूँ, मैं वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप उस दल की, उस एरिया की उपेक्षा करेंगे तो भी वो सक्रिय हो सकता है। आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है इसके उदय का कारण, किसी विशेष क्षेत्र की उपेक्षा के विषय पर भी सामने आ सकते हैं जो उसके आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बनता है। क्षेत्रीय दल बहुधा संकीर्ण स्थानीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाते हैं। कुछ लोग उन्हें एक सशक्त राष्ट्र की धारणा पर खतरे के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये इसकी आलोचना में आ जाएगा। लेकिन साथ ही ऐसे लोग भी हैं जो उनके प्रति इस प्रकार का कोई नकारात्मक उपागम नहीं रखते। उनका मानना है कि सशक्त क्षेत्रीय दल यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निष्पक्ष रूप से वहां पर सभी योजनाओं को भेजा जाए, उनके साथ व्यवहार किया जाए। 1989 में केंद्र में बहुदलीय प्रणाली के चरण का एक अग्रदूत था। इसका मतलब था कि राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की एक निश्चित भूमिका थी। तो ये क्षेत्रीय दल के बारे में हमने बहुत डिटेल ली और अच्छे से समझा। भारतीय लोकतंत्र पर जन आंदोलन का प्रभाव लिखिए। भैया जो जन आंदोलन हुए हैं भारतीय लोकतंत्र में, उसका क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में लिखो। तो जन आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष होते हैं। जन आंदोलन, जन मतलब जनता का आंदोलन, तो बहुत सारे लोग मिलके समूह में जिन आंदोलनों को जिन आंदोलनों को क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना, जो आंदोलन करते हैं उन्हें सामूहिक आंदोलन कहते हैं, समूह में करते हैं, जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। कि भाई देखो, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत छोड़ो अंग्रेजों, है ना। असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेटिव, किसी प्रकार का कोई सहयोग मत करो अंग्रेजों के साथ। तो ये है जन आंदोलन। जन आंदोलन का एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब इसके महत्व क्या है, तो महत्व ये है भैया कि देश में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जन आंदोलन जरूरी है। किसी भी प्रकार की अपनी मांग को मानने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का जो द्वेष है उसको हटाने के लिए सरकार से, तो उसमें हम जन आंदोलन कर सकते हैं। एक व्यापक आंदोलन होता है जिसमें जैसे लोकपाल का जन आंदोलन चला अन्ना हजारे की लीडरशिप में, वो एक जन आंदोलन था, ठीक है। शासन या सत्ता को निरंकुश होने से रोकते हैं, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। शांतिपूर्ण जन आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का एक तरीका है, समझ गए। जन कल्याणकारी नीतियों के निर्माण के लिए सत्ता पर दबाव बनाते हैं। ये है जन आंदोलन की भूमिका, जन आंदोलन का महत्व। अब भारतीय लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारतीय लोकतंत्र पर देखो, जेपी जो हैं जयप्रकाश नारायण ने 1975 में आंदोलन किया, भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया, निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया। तो आपने देखा होगा कि 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार बनी और भी बहुत सारे जो है सरकार को सामने करने पड़े।
देखो अभी जिसकी मैंने बात करी अन्ना हजारे का 2011 में जो जन आंदोलन था वो लोकपाल के लिए था, है ना। पर्यावरण के लिए चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, कितने सारे आंदोलन चले हैं, इनके बहुत अच्छे प्रभाव रहे हैं यार। महिला सुरक्षा के लिए निर्भया आंदोलन चलाया गया। विभिन्न मुद्दों के, समुदाय के मुद्दों पर, यानी किसान आंदोलन 2020-21 में आप देख ही रहे हो, तो सरकार को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी और किसान आंदोलन तो कितना सफल रहा, है ना। लेकिन हाँ, उसमें बहुत लोग आने पड़ते हैं, बहुत एक बड़ा मतलब कई 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 तरह की घटनाएं भी घटती हैं, है ना। एक था ये CAA आंदोलन, है ना, सिटीजनशिप, वो जो एक्ट के बारे में था, जो असम वाला पूरे एरिया के बारे में बनता था, तो वो भी एक आंदोलन था, विरोधी आंदोलन था CAA के अगेंस्ट, है ना। तो ये भी एक आंदोलन थे। तो बहुत सारे आंदोलन हैं जिन पर भारत पर, जिनका भारतीय लोकतंत्र पर जिनका प्रभाव पड़ा है, और ये उसी समय से आ रहे हैं। गांधी जी का आंदोलन तो देखो देश बनने के पहले थे, देश बनने के बाद जो आंदोलन है तभी तो भारत बना ना, तब के आंदोलन की बात होगी यहाँ। नेक्स्ट आपका आता है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन एवं सुशासन में संबंध लिखिए। तो स्थानीय स्वशासन में सुशासन लक्ष्य की प्राप्ति एवं बेहतर प्रशासन को सुनिश्चित करता है। सुशासन एवं स्थानीय स्वशासन। सुशासन की मूल विशेषता जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता है। सुशासन यानी कि अच्छा शासन, सुव्यवस्थित शासन को ही कहते हैं सुशासन। और सुव्यवस्थित शासन कब होगा? जब जवाबदेहिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, है ना, निर्णयों में, शासन में, तो उसे ही तो बोलेंगे अच्छा शासन। और स्थानीय स्वशासन क्या है कि भाई स्थानीय स्वशासन की दशा एवं दिशा दोनों बदलने की क्षमता रखते हैं। समझ गए आप? तो सुशासन क्या है? स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। सुशासन निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। सुशासन यानी कि अच्छा शासन स्थानीय शासन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें जनता की भागीदारी को बढ़ावा मिले, जन कल्याण को बढ़ावा मिले, ठीक है। अत्यधिक अधिक लोकतांत्रिक भावना लोगों में पैदा करता है एक अच्छा शासन। अगर अच्छा शासन रहेगा तो लोगों में शासन के प्रति एक जागरूकता आएगी, एक समझ विकसित होगी, भरोसा बढ़ेगा, ठीक है। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका को समझाइए। अब देखो, निर्णय प्रक्रिया में जो नागरिकों की भूमिका है उसको समझाना है हमें कि भाई भूमिका को अगर बढ़ाना है, और अभी क्या क्या भूमिका है, या फिर भूमिका की जो बढ़ाना की मतलब प्रशासन में जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें नागरिकों की भूमिका बढ़ानी है, यानी जनप्रतिनिधियों की भूमिका या जनता की भूमिका बढ़ानी है, तो हमें क्या क्या कदम उठाएं कहे हैं और क्या क्या उठाने चाहिए। तो वर्ष 2003 में गुजरात सरकार की स्वागत यानी कि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग द्वारा शिकायत पर राज्यव्यापी ध्यान दिया गया। ये पहला था स्वागत पहल 2003 में गुजरात में की गई, जो नागरिकों की भूमिका को बढ़ाने के लिए एक पहला कदम था निर्णय प्रक्रिया में। वर्ष 2000 में दिल्ली सरकार की भागीदारी नाम की एक पहल की गई, जिसमें सरकार के जो निर्णय हैं उनमें नागरिकों, जैसे स्विट्ज़रलैंड में होता है, स्विट्ज़रलैंड में क्या किया जाता है भाई, किसी प्रकार का कोई निर्णय अगर पास कराना होता है तो ये वोटिंग कर दी जाती है, जहाँ पे जो लोग हैं, है ना, जो जनता है वो डायरेक्ट वोट करके अपना मत देती है कि भाई ये स्कीम आप लॉन्च कर रही है सही है या गलत है। तो उस प्रकार की हम चीज़ विकसित करना चाह रहे हैं अपने देश में, तो वो चीज़ की गई है कि निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं भारत में। तो 2000 में जो है दिल्ली सरकार ने एक भागीदारी नाम से एक पहल चलाई। नीति आयोग द्वारा समय समय पर संचालित ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किया जाता है, ये भी भूमिका है भागीदारी बढ़ाने के लिए। और ई गवर्नेंस तो सबसे बड़ा जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भूमिका को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार के द्वारा उठाया जाता है। वर्तमान में महात्मा गांधी के जो राजनीतिक विचार हैं उनकी प्रासंगिकता के बारे में लिखना है कि वर्तमान में उनके क्या क्या प्रासंगिकता है, मतलब क्या उसका आधार है, क्या उससे इफेक्ट पड़ रहा है वर्तमान में जो गांधी जी के जो राजनीतिक विचार थे उससे। तो गांधी जी के राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता। गांधी जी विकेंद्रीकरण की अवधारणा के पक्षधर थे, यानी कि विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता का हस्तांतरण निचले स्तर पर, ठीक है। ग्राम से स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे, स्थानीय स्वशासन का आधार बनी। गांधी जी के सत्य अहिंसा के आदर्श राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने वाला है। स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान था वो आज आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसका मार्गदर्शन कर रहा है। सर्वोदय को अपनाने से आज देश में व्याप्त जो भेदभाव, असमानता, इन सबको दूर करने में बहुत हद तक मदद मिली है। तो ये जो गांधी जी के जो राजनीतिक विचार थे वो हमें आज भी मार्गदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधिकारों को लेकर विचार लिखिए। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार व्यक्ति को न सिर्फ अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए अपितु उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए, यानी कि सिर्फ आपको समझने से काम नहीं चलेगा, उनको आपको प्रयत्न भी करने होंगे, उनको मतलब
उनके समाधान के प्रयत्न भी आपको करने होंगे। संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि समानता का अधिकार जो है जाति धर्म से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है। तो ये जो है डॉक्टर अंबेडकर के जो है जो मूल अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट थे, उनको लेकर उनके विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार का एवं लोक प्रशासन में अंतर। सरकार एवं लोक प्रशासन दोनों में हमको अंतर लिखना है। तो सरकार क्या है? एक राजनीतिक इकाई है। एक सेकंड इसको पतला कर लेते हैं। राजनीतिक इकाई है जिसमें सम्मिलित व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि कहा जाता है ना। कौन रिप्रेजेंट करता है? जनप्रतिनिधि। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं उनसे मिलकर ही सरकार बनती है। और लोक प्रशासन क्या है? एक प्रशासनिक इकाई है जिसमें नौकरशाह सम्मिलित होते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट सम्मिलित होते हैं। इसमें जो सरकार है उसमें व्यक्तियों का जो चुनाव होता है, व्यक्तियों का जो मिश्रण मतलब जो शामिल होते हैं वो निर्वाचन के द्वारा होते हैं ना। चुनाव जीतकर आए होते हैं वो वाले व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करके आए होते हैं, वो राज्य स्तर की परीक्षा हो या केंद्र लेवल की परीक्षा हो, ठीक है, उसमें लोक प्रशासन वो व्यक्ति होते हैं। सरकार के प्रमुख जो कार्य होते हैं वो होता है नीति का निर्माण करना, और लोक प्रशासन जो है नौकरशाह जो है ब्यूरोक्रेट का काम है नीति का क्रियान्वयन कराना। इसमें सम्मिलित व्यक्तियों का दिशा निर्देशन संविधान द्वारा होता है। सरकार से व्यक्तियों को मार्गदर्शन कहाँ से मिलता है? संविधान से मार्गदर्शन मिलता है। और जो लोक प्रशासन में उसमें भी लोगों को सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होता है तथा संविधान से भी मार्गदर्शन नौकरशाहों को प्राप्त होता है। जनता के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? सरकार। और जनता के प्रति भी उत्तरदायी होता है नौकरशाह और सरकार, क्योंकि जनता का सेवक है ना वो भी, और सरकार ने उसे अपॉइंट किया है तो वो सरकार के प्रति भी जवाबदेह है, सरकार के प्रति भी उत्तरदायी है। समझ गए आप लोग? ये है अंतर शासन सरकार और लोक प्रशासन में। विकास प्रशासन की प्रकृति लिखिए। तो विकास प्रशासन की प्रकृति लिखनी है। तो विकास प्रशासन की जो प्रकृति है वो विकास कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। एक क्रिया उन्मुख विकास, लक्ष्य उन्मुख और ग्राहक उन्मुख और एक समय उन्मुख। उन्मुख मतलब उनके अनुसार, उनके हिसाब से। तो क्रिया उन्मुख क्या है? यथास्थिति को बदलना, नवाचार लाना, परिवर्तन लाना, जैसे मंजू राज्यपाल अशोक खेमका, ये क्रिया उन्मुख था। उनमें जो स्थिति थी उसके अनुसार बदलाव लेके आना, ठीक है, नवाचार लाना, परिवर्तन लाना, ये है क्रिया उन्मुख विकास। अब लक्ष्य उन्मुख क्या है? प्रशासन के हर स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित करना, प्रत्येक स्तर के लक्ष्य छोड़कर समग्र लक्ष्य को सुनिश्चित करना। लक्ष्य प्राप्ति कर मतलब किसी ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उसको, तो उसको पुरस्कृत करना, उसको मोटिवेट करना, है ना। जैसे भारत में आउटकम बजट बनाना, ये लक्ष्य उन्मुख विकास है। ग्राहक उन्मुख क्या है? भाई ग्राहक उन्मुख जो है वो जो उपभोक्ताओं को विकल्प दे, उपभोक्ताओं की रुचि का ध्यान रखे, तो वो ग्राहक उन्मुख विकास है। उपभोक्ता को संतुष्टिपूर्ण सेवाएं देना, उपभोक्ता की रुचि को जानना तथा उपभोक्ता को विकल्प देना, जैसे नागरिक अधिकार पत्र, है ना, जैसे कंज्यूमर फोरम, इसे भी बोल सकते हैं, वो भी ग्राहक उन्मुख विकास है। समय उन्मुख क्या है? निर्धारित समय के अंदर परियोजनाओं को लागू कराना, मतलब जो टाइम दिया है उसी टाइम के अंदर अंदर जो परियोजना है, जो योजना है, उसको लागू कराना, वो है समय उन्मुख विकास। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब के कारणों को जानना, विकास के लिए समय आधारित राजनीति अपनाना, ये है समय उन्मुख विकास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो अब 11 मार्कर आ गए हैं। मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए। तो ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ टेस्ट सीरीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना मैं तो इनको कवर करूँगा ही एक साथ अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं। निर्वाचन आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये देख लो, मानवाधिकार आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी गई है, महिला आयोग पर टिप्पणी है, जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद को समझाइए, ठीक है। तो ये जो है पूरा हमारा इस तरह से ये टेस्ट सीरीज़ थी जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने उसके कवर किए, और जो 5 मार्कर हैं वो 10 5 मार्कर कवर किए हैं आपके। तो उस तरह से हमारी ये सीरीज़ खत्म होती है, ये टेस्ट खत्म होता है, सीरीज़ तो चल रही है अभी, है ना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। हाँ यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।